आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिले। लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बिल ऑफ लेडिंग। तो बिल ऑफ लेडिंग का जो डॉक्यूमेंट है, टॉपिक है, उसके साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिल ऑफ लेडिंग इज बेसिकली क्या रहता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ये नॉन नेगोशिएबल फॉर्म में भी इशू किया जा सकता है। एंड बिल ऑफ लीडिंग इज जस्ट रिलेटेड कि आपको ये डॉक्यूमेंट बताता है कि शिपर ने, यानी कि जो सेलर है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है विद द शिपमेंट एजेंसी। ठीक है, शिपमेंट एजेंसी के साथ या फिर जो शिपिंग कंपनी है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है कि गिवन डेस्टिनेशन तक चीजें पहुंचेंगी, राइट। एंड फर्दर सब चीजें इसमें बताई जाती हैं रिलेटेड टू डिटेल्स, टाइप, क्वांटिटी कितनी रहेगी, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या रहेगा। एवरीथिंग इज टोल्ड इनटू दिस पर्टिकुलर डिटेल, राइट। तो अगर जैसे मान लो कि लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू मैंने आपको बताया कि जो बेनिफिशियरी है उसने डॉक्यूमेंट्स को भेज दिया, उसने बेसिकली शिपमेंट कर दी, नॉट डॉक्यूमेंट्स को भेज दिया, उसने शिपमेंट कर दी, राइट। तो शिपमेंट जब वो करेगा तो उस टाइम के पास उसे बिल ऑफ लेडिंग मिलता है। एंड ये डॉक्यूमेंट साथ में नेगोशिएट करना जरूरी होता है, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर जो एप्लीकेंट है उसको गुड्स मिलने वाली है फ्रॉम द गिवन पोर्ट, राइट। तो जल्दी से बात करते हैं यहां पर। इट्स रिलेटेड कि जो सेलर्स की शिपिंग एजेंट है वो दो सेट इशू करता है, डॉक्यूमेंट्स के दो सेट इशू करता है। एक होता है ओरिजिनल नेगोशिएबल बिल ऑफ लीडिंग, जो कि नेगोशिएबल है एंड ओरिजिनल है। एंड सेकंड हो सकता है नॉन नेगोशिएबल बिल ऑफ लीडिंग भी हो सकता है। इट कुड बी आल्सो बी द नॉन नेगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग, राइट। एंड फर्दर फंक्शंस क्या है, एक रिसीट है। दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू अ रिसीट, राइट। इट्स बेसिकली इंडिकेटिंग अ रिसीट कि गुड्स को लोड कर दिया गया है वेसल के ऊपर। एक एविडेंस है किसका रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड, कि शिपर के बीच में और कैरियर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सो हियर इट कुड बी द केस दैट लेट्स से कि बी इज द बेनिफिशियरी और द सेलर, एंड फर्दर इस पर्सन ने अब शिपमेंट करनी है। तो ये बेसिकली डेफिनेटली गुड्स को लेके जाएंगे किसके पास, वेसल के पास लेके जाएंगे। अब इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा विद द कैप्टन, यानी कि कैप्टन कौन होता है, जो शिप का इंचार्ज है, ठीक है, उनके साथ या तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा या विद द शिपिंग एजेंसी, शिपिंग कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इन गुड्स को आपने एक ऐसी जगह पर, यानी कि पोर्ट के ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो ये दिस इज द बिल ऑफ लेडिंग। अब अलग अलग तरह के बिल ऑफ लेडिंग होते हैं, लाइक वी आर हैविंग द ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग। ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग ये एक्नॉलेज करता है कि गुड्स को ऑन बोर्ड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, गुड्स को ऑनबोर्ड कर दिया गया है, कि गुड्स अब आपकी शिप के ऊपर जा चुकी हैं। एंड दिस इज कंसीडर्ड सेफ फॉर द नेगोशिएशन पर्पस। अब अगर आप बिल ऑफ लेडिंग लेट्स से नेगोशिएटिंग बैंक रिसीव कर रहा है, तो अगर उसके ऊपर ऑनबोर्ड बिल ऑफ लेडिंग है तो डेफिनेटली नेगोशिएटिंग बैंक को इतना तो पता है कि शिपमेंट हो चुकी है, कि शिपमेंट हो चुकी है। सो दैट्स अबाउट द ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग। सेकंड जो टाइप है दैट इज अ क्लीन बिल ऑफ लेडिंग। क्लीन बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर ना कोई भी सुपर इम्पोज्ड क्लोज नहीं होती, जो आपको ये बताएगी कि डॉक्यूमेंट्स की, जो गुड्स को लोड किया गया, उनकी कंडीशन क्या है। तो कोई भी जो कंडीशन होती है उसको डिक्लेयर नहीं करता। लेट्स से अगर कोई डिफेक्टिव कंडीशन भी है गुड्स की, ठीक है, पैकेजिंग की, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो कि जो शिप ऑनर होता है वो अपनी लाइबिलिटी को डिस्क्लेम करता है कि भाई हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, गुड्स की पोजीशन जो भी है नहीं है, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है उस चीज से रिलेटेड। दिस इज नॉट कंसीडर्ड सेफ, ठीक है, इसे हम कंसीडर सेफ नहीं, सेफ कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, क्लीन बिल ऑफ लेडिंग के बारे में। थर्ड जो है दैट इज अ क्लोज्ड बिल ऑफ लीडिंग। क्लोज बिल ऑफ लीडिंग यानी कि जिसके ऊपर एक सुपर इम्पोज क्लोज रहती है, नोटेशन रहती है, जो डिक्लेयर करता है कि गुड्स की पैकेजिंग की कंडीशन क्या है। तो शिप ऑनर जो है यहां पर इस सिनेरियो में क्लोज बिल ऑफ लीडिंग के केस में अब दिस क्लेम करता है रिलेटेड टू व्हाट द पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। जब क्लीन बिल ऑफ लीडिंग की बात करते हैं तो उसके केस में क्या रहता है कि एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर किया जाता है कि हाँ भाई क्या कंडीशन है, ठीक है। तो वहां पर कोई सुपर इम्पोज क्लोज नहीं होती।
देर इज नो सुपर क्लोज इम्पोज, लेकिन इन केस ऑफ द क्लोज बिल ऑफ लेडिंग देर इज सुपर इम्पोज क्लोज। एक क्लोज होती है जो एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर करता है कि क्या कंडीशन रहने वाली है गुड्स की, पैकेजिंग की। तो इस केस में पर्टिकुलरली जो गुड ऑनर है, यहां पर ऑनर है यानी कि शिप ऑनर है, वो डिस्क्लेम कर सकता है लाइबिलिटी को, दैट कैन डिस्क्लेम द लाइबिलिटी। तो जो क्लीन बिल ऑफ लेडिंग है दैट इज बेसिकली कंसीडर्स द बेस्टेस्ट थिंग, क्योंकि यहां पर सुपर इम्पोज क्लोज यहां पर नहीं होती है, तो बेस्ट रहती है फॉर द नेगोशिएशन पर्पसेस। लेकिन जो क्लोज बिल ऑफ लीडिंग है दैट इज नॉट कंसीडर्ड सेफ फॉर द नेगोशिएशन पर्पसेस, राइट। तो दो अलग अलग चीजें हैं, एक है क्लीन बिल ऑफ लीडिंग जिसके ऊपर कोई सुपर इम्पोज क्लोज नहीं है, दूसरा है क्लोज बिल ऑफ लीडिंग जिसके ऊपर सुपर इम्पोज क्लोज है। जो क्लीन बिल ऑफ लीडिंग है दैट इज बेसिकली बेस्ट फॉर द नेगोशिएशन पर्पसेस, जो क्लोज बिल ऑफ लीडिंग है दैट इज नॉट कंसीडर्ड सेफ फॉर द नेगोशिएशन पर्पसेस। देन द फोर्थ वन इट्स रिलेटेड टू द लॉन्ग फॉर्म बिल ऑफ लीडिंग। अब लॉन्ग फॉर्म बिल ऑफ लीडिंग के केस में क्या होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनको स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट के ऊपर ही मेंशन किया जाता है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट बिल ऑफ लीडिंग से रिलेटेड है उसी के रिलेटेड जो पर्टिकुलर कंडीशंस रहेंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, उनको मेंशन किया जाता है। इट इज सेड टू बी द लॉन्ग फॉर्म बिल ऑफ लीडिंग, इसे लॉन्ग फॉर्म बिल ऑफ लीडिंग कहा जाता है। एंड फॉर द फिफ्थ वन इट्स रिलेटेड टू द थ्रू बिल ऑफ लीडिंग। थ्रू का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि शिपमेंट करेगी, एक तो शिपमेंट होती है कि पोर्ट टू पोर्ट शिपमेंट है, एक पोर्ट से शुरू हुई पोर्ट के ऊपर खत्म होगी, डेट्स अ बेसिक जो सिंपल आपका बिल ऑफ लीडिंग है उससे रिलेटेड हो गया। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्रू बिल ऑफ लीडिंग, तो यहां पर बात की जाती है कि सामान जो पहुंचाया जाएगा, शिपमेंट करी जा रही है ना, इट विल बी कवरिंग मल्टीपल ट्रांसपोर्ट मोड्स। अलग अलग मोड की जो ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल किया जाएगा किसी नेम्ड प्लेस पर, किसी नेम्ड प्लेस के ऊपर गुड्स को डिलीवर करने के लिए। लेट से पहले इन्होंने यूज किया सीवे का, ठीक है, यानी कि शिप का यूज किया, उसके बाद इन्होंने यूज किया रोडवे का, ठीक है, बीच में इन्होंने एयरवे का भी यूज कर लिया। सो मल्टीपल ट्रांसपोर्ट मोड्स वर देयर जिनका इस्तेमाल किया गया ताकि जो गुड्स हैं वो एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर पहुंच जाए। लेकिन कैरियर जो यहां पर होता है वो सेफ कैरियज ऑफ गुड्स की कोई भी गारंटी नहीं देता है। दिस इज अ थ्रू बिल ऑफ लीडिंग। एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचा दोगे, मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कैरियर की तरफ से रिलेटेड टू द सेफ कैरियज ऑफ द गुड्स, राइट, दैट्स अ थ्रू बिल ऑफ लीडिंग। एक फिर जैसे जैसे लॉन्ग फॉर्म बिल ऑफ लीडिंग होता है, वैसे ही एक होता है शॉर्ट फॉर्म बिल ऑफ लीडिंग। शॉर्ट फॉर्म बिल ऑफ लीडिंग के केस में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नहीं मेंशन की जाती, दोज आर नॉट मेंशन्ड ऑन द डॉक्यूमेंट, बट जो रेफरेंस है जहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस है, उनका रेफरेंस जो होता है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर दे दिया जाता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस आर अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, राइट। देन एक होता है चार्टेड पार्टी बिल ऑफ लीडिंग। अब देखो वैसे आप इन जनरल अगर बिल ऑफ लीडिंग की बात करते हो तो आपका शिप ऑनर के साथ एक अग्रीमेंट होता है, बट चार्टर्ड पार्टी कौन सी होती है? चार्टर्ड पार्टी वो होती है जिसकी शिप के ऊपर कोई ऑनरशिप नहीं है, लेकिन चार्टर्ड पार्टी ने एक स्पेस को शिप के ऊपर रेंट के ऊपर लिया हुआ है। अब उस चार्टर्ड पार्टी के साथ सेलर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये सामान लेकर के जाना है, यानी कि आपका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट शिप ऑनर के साथ नहीं हुआ, कैप्टन के साथ नहीं हुआ, यू आर हैविंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द चार्टेड पार्टी जिन्होंने एक स्पेस को रेंट के ऊपर लिया हुआ है शिप के ऊपर, दैट्स अ चार्टेड पार्टी बिल ऑफ लीडिंग। देन इट्स अ स्ट्रेट बिल ऑफ लीडिंग। स्ट्रेट बिल ऑफ लीडिंग जो होता है दैट्स बेसिकली नॉन नेगोशिएबल। क्या होता है? नॉन नेगोशिएबल होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट अग्रीमेंट है, डायरेक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है विद द कंसाइनी जिसको सामान मिलना है। तो गुड्स डायरेक्टली किसको डिलीवर की जाएंगी? कंसाइनी को दी जाएंगी। सो दैट विल बी इट, राइट, दैट्स द स्ट्रेट बिल ऑफ लीडिंग। सो दैट्स अबाउट द different types of the different type of what these are related to different type of the bill of lading। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि जो बिल ऑफ लेडिंग है वो एक रिसीट होती है, डेट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है, यानी कि ओनरशिप ऑफ गुड्स के बारे में भी बताता है। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द पैकिंग क्रेडिट। किसके साथ रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द पैकिंग क्रेडिट। नाउ पैकिंग क्रेडिट इज बेसिकली द प्री शिपमेंट फाइनेंस। This is nothing but it is a pre-shipment finance। अब प्री-शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है? व्हाट इज प्री-शिपमेंट फाइनेंस? अब आपके पास ऑर्डर आ गया,
ठीक है, ऑर्डर आ गया फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर, राइट, एंड फर्दर जब तक आप शिपमेंट नहीं कर देते, टिल द डेट ऑफ शिपमेंट, टिल द डेट ऑफ शिपमेंट, तो डेट ऑफ ऑर्डर से लेकर के डेट ऑफ शिपमेंट तक का जो भी आपको उसके बीच में आप लोन देते हो टू द एक्सपोर्टर, दैट इज सेट टू बी द पैकिंग क्रेडिट लिमिट। आप उसे पीसीएल कहते हो। क्या कहते हो? पीसीएल, पैकिंग क्रेडिट लिमिट कहते हो। एंड ये रुपी में भी दे सकते हो और फॉरेन करेंसी में भी दी जा सकती है। एंड मेन पर्पस क्या होता है पैकिंग क्रेडिट लिमिट का? लेट्स से रॉ मटेरियल परचेज करना है, प्रोसेसिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स के लिए पैसा चाहिए, तो इन सभी चीजों के लिए क्या चाहिए? वी कैन बी गिविंग द पैकिंग क्रेडिट लिमिट, राइट। अब ये ऑर्डर टू ऑर्डर बेसिस के ऊपर वेरी करता है। एंड फर्दर जो पैकिंग क्रेडिट लिमिट है, जो पैकिंग क्रेडिट लिमिट है, जनरली इसी को बाद में पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। This is actually converted into the post shipment finance. अब post shipment finance रहता है available from the date of shipment till the realization of the bills. This will be available from date of shipment. एक बार shipment हो गई है उसके बाद से लेकर के जब तक bills realize नहीं हो जाते, जब तक bills नहीं realize हो जाते तब तक ही available रहता है। That is a packing, that is a post shipment finance, ठीक है। और अब इसकी लिक्विडेशन कैसे होगी? पीसीएल की, या तो इसको पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में कन्वर्ट कर दिया, या फिर जो एक्सपोर्टर है अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो वो अपने ईएफसी अकाउंट के बैलेंसेस का इस्तेमाल कर सकता है, अपने आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट, जो जो उसके पैसे पड़े आरएफसी डी अकाउंट में पड़े हैं, आरएफसी अकाउंट में पैसे पड़े हैं, उसका इस्तेमाल कर सकता है, या और कोई जो रुपी रिसोर्सेज है उनका भी इस्तेमाल कर सकता है अप टू द वैल्यू, जितनी वैल्यू का एक्चुअल एक्सपोर्ट हो चुका है। और इनके ऊपर क्या होता है कि कंसेशनल रेट मिलता है, द कंसेशनल रेट इज अवेलेबल, राइट। और पैकिंग क्रेडिट लिमिट का जो टेन्योर है ना, डेट इज 180 डेज इन जनरल। कितना होता है? 180 डेज इन जनरल होता है, विच इज एक्सटेंडेबल अप टू 360 डेज। 360 दिन तक एक्सटेंडेबल रहता है। और अगर कोई एक्सपोर्ट ना किया गया विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 360 डेज, तो उसके केस में जो कंसेशनल रेट मिल रहा था भाई वो नहीं मिलेगा, दैट वॉन्ट बी गिवन। वो कंसेशनल रेट फिर आपको नहीं मिलेगा, राइट। एंड उसको फिर ओवरड्यू में डाल दिया जाता है। एक्सपोर्ट ओवरड्यू स्टेटमेंट आपको भेजनी पड़ती है फिर किसको? आरबीआई को। अगर बियॉन्ड 360 डेज हो गया तो, इफ इट इज बियॉन्ड 360 डेज, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट नहीं हुआ, तो एक्सपोर्ट ओवरड्यू स्टेटमेंट में आपको डालना पड़ेगा, राइट। उसे फर्दर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट द थ्योरी पार्ट। कोई भी लोन जो दिया जाता है, ग्रांट किया जाता है एक्सपोर्टर को फॉर परचेजिंग द रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग के लिए, डेट इज अ प्री शिपमेंट क्रेडिट, उसको प्री शिपमेंट क्रेडिट में कहते हैं। आप किस बेसिस पर दिया जाएगा? जो आपका ऑर्डर कंफर्म है, एलसी के बेस पर, कंफर्म्ड ऑर्डर के बेस पर आपको प्री शिपमेंट क्रेडिट दिया जा सकता है। एंड फर्दर ये ऑर्डर टू ऑर्डर बेसिस पर डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ अकाउंट क्या रहेगा। एक रनिंग अकाउंट फैसिलिटी भी दी जा सकती है, यानी कि सीसी लिमिट के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, और इट कुड बी बेस्ड अपॉन अ सिंगल अकाउंट ओनली। और जब जितने भी पैकिंग क्रेडिट लिमिट्स दिए जाएंगे उतने अकाउंट ओपन किए जाएंगे, बिकॉज वी आर टू टेक केयर ऑफ द 360 डेज क्लोज आल्सो। अब पीरियड ऑफ क्रेडिट की बात करें, जनरली 180 डेज का होता है, लेकिन 360 डेज तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि 1 साल तक का टाइम पीरियड हो सकता है, इसको 360 डेज कर देते हैं। 360 डेज का तक का टाइम पीरियड हो सकता है, बट इफ इट इज नॉट, अगर एडजस्ट नहीं किया जाता तो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज किया जाएगा फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द डे वन। लिक्विडेशन क्रेडिट की बात करें तो इसको या तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, राइट, या फिर क्या किया जाएगा, जो ईएफसी अकाउंट बैलेंसेस हैं या और बैलेंसेस हैं, आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट बैलेंसेस हैं, वहां से रिकवर किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू कि उतने अमाउंट का एक्चुअल एक्सपोर्ट हो चुका हो। या इवन अगर आपकी कोई प्रोसीड्स थी, आपकी कोई बिल्स की प्रोसीड्स थी नॉट रिलेटेड टू द परचेज ऑर्डर जिसके अगेंस्ट आपने पीसीएल ली है, कोई और आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर था,
एंड उसके बिल्स रियलाइज हो चुके हैं, तो उसके पैसे का इस्तेमाल करते हुए भी इवन पैकिंग क्रेडिट लिमिट को पे ऑफ किया जा सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू द केस कि एक्सपोर्टर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा हो और साथ ही साथ उतनी वैल्यू का एक्सपोर्ट एक्चुअल में हो चुका हो, देन इट कैन बी डन। क्लियर। एंड फिर बात आती है रिपोर्टिंग टू आरबीआई। हाफ ईयरली स्टेटमेंट जाती है रिलेटेड टू ऑल द एक्सपोर्ट बिल्स जो कि आउटस्टैंडिंग है। अगर कोई एक्सपोर्ट बिल आपका पे ऑफ नहीं होता है, लेट से आपने पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस दे दिया, उसके बाद आपने बेसिकली रियलाइजेशन के लिए बिल्स भेजे, लेकिन बिल्स रियलाइज ही नहीं हो रहे, इंपोर्टर पेमेंट नहीं कर रहा, वो एक्सपोर्ट जो बिल्स हैं वो ड्यू हो गए हैं, देन दैट इज टू बी रिपोर्टेड अंडर द एक्सओएस स्टेटमेंट। उसे हाफ ईयरली जो एक्सओएस स्टेटमेंट होती है उसमें रिपोर्ट करना पड़ता है। There it is to be reported. Then it is related to crystallization of the export bills. Crystallization of the export bill. Crystallization क्या होता है? Let's say आपकी कोई फॉरेन लाइबिलिटी थी, लेकिन अभी वो पे ऑफ नहीं हुई है। लेट्स से एक्सपोर्टर ने यहां पर लोन लिया 50,000 यूएसडी के अगेंस्ट। अब 50,000 यूएसडी बेसिकली पेंडिंग है, बैंक को तो पेमेंट मिलनी थी ना, एंड ड्यू डेट इसकी निकल गई, तो बैंक अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इसको क्रिस्टलाइज कर सकता है, यानी कि इंडियन रुपी लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर सकता है, आईएनआर में कन्वर्ट कर देगा इस लाइबिलिटी को, राइट। एंड ये कौन से रेट के ऊपर किया जाता है? दिस इज डन ऑन द ऑपोजिट कॉट रेट, ऑपोजिट टीटी रेट। यानी कि अगर लेट्स से एक्सपोर्टर ने इसको रियलाइज करवा लिया 50,000 यूएसडी को, बेसिकली एक्सपोर्टर वांटेड टू सेल दिस यूएसडीज, लेकिन वो रियलाइज नहीं हुए, तो टीटी बेसिकली सेलिंग रेट के ऊपर, टीटी सेलिंग रेट के ऊपर इसको क्रिस्टलाइज कर दिया जाएगा, इसको क्रिस्टलाइज कर दिया जाएगा, राइट। राइट, दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.